नमस्कार। ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप काव्य प्रकाश का कर रहे हैं। कल हम काव्य लक्षण पर बात कर रहे थे। इसी के मध्य किसी तकनीकी खराबी के कारण कल का पाठ बाधित हो गया। आज पुनः हम काव्य लक्षण पर बात करेंगे तथा काव्य भेद उत्तम मध्यम मध्यम के रूप में स्वीकृत हैं। उनमें से उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य भी कहा गया है, पर बात करने का प्रयास। चलिए आइए आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण का एक बार सामान्य अर्थ करते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः कापि ये काव्य का लक्षण। यहाँ पर शब्दार्थौ तत् इस पद से अर्थ निकलता है शब्दार्थ काव्य होते हैं, अर्थात काव्य का अधिष्ठान शब्दार्थ को माना है। यदि सामान्य शब्दार्थ की बात करते तो शास्त्रांतर में भी काव्यत्व की अतिव्याप्ति होने लगती। ये शब्दार्थ को तीन विशेषणों से युक्त बताया। कैसे शब्दार्थ? अदोसौ, सगुणौ, अनलंकृति पुनः क्वापि। पहला विशेषण है अदोसौ, दूसरा है सगुणौ, तीसरा है अनलंकृति पुनः क्वापि। शब्दार्थौ तत् अर्थात काव्यम भवति। यहाँ पर सगुणावनलंकृति लिखा है, तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो भ्रम न उत्पन्न करें। यहाँ पर एचो यवायावह सूत्र से औ को आव आदेश होकर अयादि संधि की गई है। सगुणौ अनलंकृति, सगुणावनलंकृति। चलिए आइए बात करते हैं आगे। वृत्ति में लिखते हैं दोष गुणालंकाराः बक्ष्यन्ते, अर्थात सप्तम उल्लास में दोष की चर्चा, अष्टम में गुणों की चर्चा तथा नवम और दसम में क्रम से शब्दालंकार और अर्थालंकार की चर्चा करेंगे, कहेंगे। बक्ष्यन्ते क्वापि इति अनेन एतद् आहा। क्वापि, पुनः क्वापि जो लिखा है उस पुनः क्वापि पद से अनेन अर्थात इस प्रकार कह रहे हैं यत् सर्वत्र सालंकारौ, जहाँ सर्वत्र सर्वस्मिन् काव्य प्रबंधे अलंकार युक्तता सत्त्वेपि क्वचित् तु कस्मिंश्चित् स्थले स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। अर्थात संपूर्ण प्रबंध में वैसे तो काव्य होना चाहिए, परंतु किन्हीं स्थलों में किन्हीं शब्दार्थों में यदि अलंकारों का स्फुट ज्ञान नहीं हो रहा है, स्फुटालंकार विरहेपि अर्थात स्फुट ज्ञान न होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी। रस की प्रधानता के आधार पर वहां पर काव्य का विपदेश कर लिया जाएगा। स्फुटालंकार के विषय में एक लक्षण मिलता है, तद्यः सहृदय हृदय संवेद्यत्वम स्फुटत्वम तदरत अस्फुटत्वम, अर्थात जो सहृदय के हृदय को शीघ्र बोधित हो जाए, सहृदय का हृदय शीघ्र जिस अलंकार को अपनी प्रतीति का विषय बना ले उसे कहते हैं स्फुट। और जो किसी अर्थ के बोध से अर्थानुसंधान करना पड़े तो अस्फुट कहते हैं। यहाँ पर आचार्य मम्मट स्फुटालंकार के अभाव की बात करते हैं। उदाहरण पर बात करने से पहले अदोसौ पद पर चर्चा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ ने संपूर्ण काव्य लक्षण का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने अदोसौ पद पर विचार करते हुए लिखा है कि यदि आपका विशेषण है ना, यदि दोष रहितस्यैव, यदि अदोसौ पद में जो नय है, जो नय के 6 भेद माने गए हैं, नय अर्थात निषेध, निषेध 6 प्रकार से होता है। मैं पहला प्रकार है तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता
अप्राशस्त्यम अभावश्च नयर्था षट प्रकीर्तिताः। सादृश्य अर्थ में नय होता है, अन्यत्व अर्थ में अन्य अर्थ में नय होता है, अल्प अर्थ में नय होता है, विरोध अर्थ में अप्राशस्त्य और अभाव अर्थ में नय होता है। यदि आप अभाव अर्थ में नय मानेंगे अर्थात दोष रहितस्यैव काव्यत्व अंगीकारस तदा, अगर दोष रहित में ही काव्य मानेंगे तो बहुत सारे आपके ऐसे पद्य हैं जो आपने उत्तम काव्य के उदाहरण के रूप में दिए हैं और उनमें दोष है। जिसमें एक उदाहरण देते हैं, न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयस् तत्राप्य सौतापसः इत्यादि जो उदाहरण है में विधया विमर्श दोष पद तथा वाक्य दोष की संभावना की है और उसमें उन्होंने अभाव अर्थ में जो नय अगर मानने की बात की उसका खंडन किया है। तो इस प्रकार जो आचार्य विश्वनाथ का मत है उसको हम अलग से बना देंगे, जैसा कि आपको कल भी बताए थे। हाँ, तो यहाँ पर समन्वित रूप से क्या मम्मट का पक्ष है ये समझ लेना अत्यंत आवश्यक। नय जिस अर्थ में माना जाए, यदि अभाव अर्थ में माना जाए तो दो प्रकार से अभाव माना जा सकता। एक विशिष्ट दोषों का अभाव, बड़े बड़े दोष हैं उनका अभाव। दूसरा पक्ष बनेगा सामान्य दोषों का अभाव। इसमें यदि प्रथम पक्ष मानेंगे तो प्रथम विशिष्ट दोषों का अभाव सब जगह मिलेगा, अर्थात विशिष्ट दोषों का जो अभाव है उसकी सत्ता सब जगह होने से ये पक्ष ठीक नहीं है। दूसरा पक्ष है सामान्य दोषों का अभाव। सामान्य दोष जो होते हैं, श्रुति कटु आदि दोष, ये वक्ता के तात्पर्य से कहीं कहीं गुण की संज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा आचार्य मम्मट ने सप्तम उल्लास में लिखा है, वक्त्राद्यौचित्यवसाद दोषोपि गुणः क्वचित क्वचित नो भऊ, अर्थात वक्ता बोधा आदि के औचित्य के कारण दोष भी गुण हो जाता है। जैसे श्रृंगार रस में परुष वर्ण रचना दोषयुक्त मानी जाती है। यदि श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर परुष वर्ण रचना दोषयुक्त है, लेकिन रौद्र और वीर की बात करेंगे तो वहाँ पर वह ओजोगुण वीर रस और रौद्र रस का दीप्त कारक माना जाएगा। इस आधार पर जो सामान्य दोष है वह सामान्य दोषों का अभाव ही मानना चाहिए। विशिष्ट दोषों का अभाव जो है वो कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति बनने लगी। अब दूसरी बात करते हैं, तो किस अर्थ में यहाँ पर अभाव है? तो लिखा है रसापकर्षकत्वे सति दोषत्वम। यदि रस का अपकर्षक करेंगे दोष, चाहे वो सामान्य दोष हो या विशिष्ट दोष हो, सामान्य रूप से ये समन्वित सिद्धांत मिलता है इनका, क्योंकि आचार्य मम्मट को समन्वयवादी आचार्य कहा गया है। मध्यम मार्ग निकालते हैं और अत्यंत सरल मार्ग, जिससे विरोधी को भी कोई समस्या न हो और अपने सिद्धांत का भी स्थापन हो जाए। इस आधार पर रसापकर्षकत्वे सति, रस का अपकर्षक यदि होगा तब ही उसे दोष मानेंगे, रस का अपकर्ष न करने पर उसे दोष नहीं मानेंगे। इसलिए सामान्य दोषों का अभाव ही यहाँ पर नए पद से अभिप्रेत है। इस विषय में जो रसापकर्षकत्व वाली जो बात है उसमें भी दो पक्ष मिल जाते हैं कि जब रस का अपकर्ष करेंगे तो दोष क्यों दोष होंगे। तो वहाँ पर एक कारिका आचार्य विश्वनाथ ने दी है, कीटानुविद्ध रत्नानि सामान्येन इत्यादि करके जो कारिका है, उसका यही अर्थ है कि कोई उत्कृष्ट रत्न है और वो कीड़े से विद्ध है, किसी बड़े अच्छे रत्न को कीड़े ने काट लिया है, तो अगर वो 1 करोड़ का रत्न है तो उसकी उपादेयता गिरकर 5 लाख 10 लाख में आ जाएगी। मतलब जो उसकी वैल्यू थी वो तो घट ही जाएगी। और उसको इस शब्द से भी उच्चारित किया जाएगा
कि ये रत्न कीटाणुविद्ध है। इसी प्रकार काव्य के विषय में भी जो उत्कृष्ट काव्य है वो यदि दोष युक्त होगा तो उतने अंश में दोषत्व हो जाएगा। तो इसलिए इस पक्ष को हम विशेष रूप से विचार करेंगे। सामान्य रूप से यही समझना चाहिए कि रस का अपकर्ष न करें तो वह दोष नहीं होंगे, और रस का, है ना, रस रस का अपकर्ष करेंगे। इस विषय में व्यक्ति विवेककार ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारिणाम रसेषु अयथायथम यह विनियोग तदेव दोषस्य लक्षणम। विभाव अनुभाव व्यभिचारियों का अव्यवस्थित रूप से जो रस में विनियोग है वही दोष है। इसलिए सामान्य रूप से रस का अपकर्ष करने पर दोष और रस का अपकर्ष न करने पर उनको दोष नहीं कहेंगे। इसलिए सामान्य दोष का अभाव ही यहाँ पर अभिप्रेत है। सगुणों में कोई भ्रम नहीं है, गुण के साथ जो है वही सगुण है। तेन सहित तुल्य योगे, इस वार्तिक से यहाँ पर समास होता है, बहुब्रीहि समास बनता है। गुणेन सहित सगुणौ सगुणः और तौ सगुणौ। इसके बाद अनलंकृति पद पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, और विभिन्न साक्षात्कारों में एक प्रश्न बनता है कि अनलंकृति पद में स्त्रीलिंग है और ये शब्दार्थों का विशेषण है। इस आधार पर इसमें कौन से लिंग का निर्धारण किया जाए, ये चर्चा बनती है। उससे पहले अनलंकृति शब्द को बना लेते हैं, कैसे बनता है, व्याकरण सम्मत अनलंकृति पद कैसे बनता है। अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से स्त्रियामिक्तिन सूत्र से तिन प्रत्यय करेंगे, अलंकृति शब्द बनेगा। अलंकृति का अभाव ही अनलंकृति है। यहां पर नए ईसद अर्थ में मानना पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो अनलंकृति, अलंकृति ही अलंकारः, नास्ति अलंकृति ही अनलंकृति ही। अब जब शब्दार्थों का विशेषण है तो इसको भी दो वचन में ले जाएंगे, क्योंकि एक नियम है ना, यल्लिंगम यदवचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तदवचनम ता च विभक्ति विशेषणस्य। यहाँ पर ये सिद्धांत लागू होगा। इस आधार पर जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति शब्दार्थों में है वही लिंग वही वचन इस अनलंकृति पद में भी मानना पड़ेगा। इस आधार पर नास्ति अलंकृति ययोः तौ शब्दार्थौ अनलंकृति। अलंकृति पद है के रूप चलेंगे हरे हरि हरयः की तरह। जब पुल्लिंग में हो जाएगा तो हरे हरि हरयः, अलंकृति अलंकृति अलंकृतयः। इस आधार पर यहाँ का जो भ्रम है वो मुझे लगता है अब दूर हो गया होगा। आगे पुनः क्वापी पर बात करते हैं, क्योंकि दोष, गुण और अलंकारों की चर्चा आचार्य मम्मट क्रम से सप्तम, अष्टम और नवम दशम उल्लास में करेंगे। अभी क्वापी पद का क्या अर्थ है ये समझ लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि मम्मट ने अलंकारों की अनिवार्यता की स्वीकृति में विशेष संरंभ नहीं प्रदर्शित किया है। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। ये वैकल्पिक व्यवस्था क्यों है ये जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखा है क्वापि इति अनेन एतद आह। क्वापि जो पद है, क्वापि अर्थात कहीं कहीं अलंकारों के अभाव में भी जो शब्दार्थ है वह काव्य होगा। क्वापि पद का क्या अर्थ है, यत् सर्वत्र सा अलंकारो। किसी प्रबंध में सभी शब्दार्थ अलंकार युक्त हैं। क्वचित तो कहीं कहीं पर स्फुटालंकार विरह है उन शब्दार्थों में यदि, तो काव्यत्व की हानि नहीं होगी। बस रस की प्रतीति होती रहे। रस की प्रतीति में यदि बाधा नहीं है तो अलंकार के अभाव में भी काव्यत्व की हानि नहीं होगी। इस विषय में आचार्य मम्मट ने
अनलंकृति पद में अल्प अर्थ में नय माना है, ऐसा टीकाकारों का अभिमत है। ये अल्प ही अस्फुट के रूप में हो जाता है। स्फुटालंकार विरह है, वही अस्फुटत्व है, यही अलंकारों का अस्फुटत्व है। जैसे अल्प का अर्थ होता है जैसे अनुदरा कन्या, किसी कन्या का उदर नहीं है तो कह दिए अनुदरा कन्या। उदर नहीं है ऐसा अभिप्राय नहीं होता है, वहाँ उदर नहीं रहेगा तो फिर कन्या किस बात की। अत्यंत कृश उदर है, इसका अत्यंत कृश अर्थात पतला उदर है, उसको अनुदरा कन्या कहा गया है। एक और उदाहरण मिलता है अलबड़ा यवागु। यवागु एक यज्ञ में पेय पदार्थ होता है जिसमें जो लवण की मात्रा, नमक की मात्रा अत्यंत कम होती है, बिना नमक के ही उसमें थोड़ा थोड़ा नमक महसूस होता है। तो वहाँ पर अल्प अर्थ में नय है, और इसी प्रकार यहाँ भी अल्प अर्थ में नय होकर अस्फुट मतलब स्फुटालंकार विरहत्व की तरफ संकेत कर रहा है। काव्य परंपरा में काव्यत्व का आधार रस तथा अलंकार होता है। रस काव्य, दो ही प्रकार के काव्य स्वीकृत हैं, या तो सरसता का संपादक हो या चमत्कार का आधान। व्यक्ति के सामान्य जीवन में भी दो चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं, या तो सरसता हो या अलंकारों से युक्त चमत्कार हो, तभी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु आकर्षित कर पाती है। कोई पुरुष या स्त्री है, भले ही बहुत सारे अलंकारों से युक्त न हो, परंतु योग्यता के आधार पर आईएएस पीसीएस है तो उसमें सरसता है। जो आत्मभूत तत्व है योग्यता, योग्यता के आधार पर, उस योग्यता के आधार पर वह सुशोभित हो रही है और लोगों के मन को रंजित करती, या फिर अपने अलंकारों से युक्त हो, ब्यूटी पार्लर आदि के माध्यम से खुद को अलंकृत कर ले, तभी। अब पुरुष है तो पुरुष के विषय में, और आजकल पुरुष भी तो जाते हैं, वो जेंट्स पार्लर कहते हैं, लेडीज़ों का लेडीज़ पार्लर होता है। इस आधार पर सुंदरता का आधान होना चाहिए, मनोहरता होनी चाहिए, चाहे सरसता के आधार पर या चमत्कार के आधार पर। इस आधार पर यहाँ पर काव्यत्व का आधार दो ही माना गया है। रसवादी सरसता को अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं और अलंकारों की वैकल्पिक स्थिति का वर्णन करते हैं, तथा जो अलंकारवादी हैं वो अलंकारों की अनिवार्यता तथा रस को अलंकार के अंतर्गत समेटने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर अलंकार और रस का जो संयोग है वो 6 प्रकार से बनता है। पहला बनता है काव्य सरस हो और अलंकार स्फुट हो, पहला पक्ष बनेगा। काव्य रसयुक्त होना चाहिए, श्रृंगार आदि रसों का वर्णन काव्य में पर्याप्त रूप से होना चाहिए, तथा अलंकारों से अलंकृत होना चाहिए। दूसरा पक्ष बनेगा काव्य सरस हो और अलंकार अस्फुट हो, अलंकार स्फुट न हो, जो स्थिति यहाँ पर है। दूसरे पक्ष की स्थिति इस नीचे उदाहरण में है, अभी उस पर बात करेंगे। तीसरा पक्ष बनेगा काव्य सरस हो और अलंकारों का अभाव हो। ऐसे भी कई स्थल आते हैं जहाँ अलंकार होता ही नहीं है, लेकिन काव्य में रस के आधार पर आस्वाद्यता होती है और उसे काव्य मान लिया जाता है। चौथा पक्ष बनता है काव्य नीरस हो परंतु अलंकार स्फुट हो, अलंकारों का वर्णन अत्यंत मनोहर हो। पांचवा पक्ष बनता है काव्य नीरस हो और अलंकार अस्फुट हो। छठवां पक्ष बनेगा काव्य नीरस और अलंकारों का अभाव। इस प्रकार अलंकार और रस के विषय में 6 पक्ष बन सकते हैं। इसमें भी कई मत बनते हैं। एक मत है जो प्रथम 4 को मान्यता देता है। पहला काव्य सरस अलंकार स्फुट, दूसरा काव्य सरस अलंकार स्फुट, तीसरा काव्य सरस अलंकारों का अभाव, चौथा काव्य नीरस और अलंकार स्फुट। दूसरा पक्ष काव्य सरस और अलंकार
को अस्फुट मानकर एक पक्ष मानता है, दूसरा नीरस काव्य हो और अलंकार स्फुट हो। ये चर्चा थोड़ी क्लिष्ट होती जा रही है, मुझे लग रहा है सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए कि काव्य सरस और अलंकार स्फुट भी काव्य होगा, काव्य सरस हो अलंकार अस्फुट हो तब भी काव्य होगा, काव्य सरस हो और अलंकारों का अभाव हो तब भी काव्य होगा। रसवादी जितने भी आचार्य हैं वो प्रथम तीन मतों को मान्यता देते हैं। अलंकारों की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद एक और स्थल बचा है सगुण। तीन विशेषण हैं, अदोसौ और अनलंकृति पर बात कर ली गई है। सगुणौ विशेषण के विषय में भी एक प्रश्न बनता है कि आचार्य मम्मट काव्य का अधिष्ठान शब्दार्थ को मानते हैं और शब्दार्थ को सगुणौ विशेषण से विशिष्ट कर दिया, सरसौ क्यों नहीं कहा? तो यहां पर क्योंकि एक उदाहरण बनता है कि किसी देश में बताना है कि यहाँ पर लोग रहते हैं, लोग रहते हैं ये कहने के लिए ये थोड़ी कहा जाता है कि प्राणीमान लोग रहते हैं। प्राणीमान लोग रहते हैं ये कहा जाता है, न कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर सौर्यादिमान लोग रहते हैं। इस विषय में एक टीकाकार हैं राम सागर त्रिपाठी, इन्होंने समाधान दिया है कि काव्य का आश्रय शब्दार्थ ही होता है, न कि रस का आश्रय। शब्दार्थ गुणयुक्त होंगे तो उसमें परंपरा संबंध से रसवत्व आ जाएगा। उसमें एक कारिका भी दी है अष्टम उल्लास में, गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थयोः मताः, अर्थात गुणवृत्त्या गौड़ी वृत्ति के माध्यम से यहाँ पर जो रस है वो शब्दार्थ में परंपरा संबंध से आ जाएगा। और वस्तुतः बात भी सही है ना, जो रस है उस रस का आश्रय तो सहृदय का हृदय होता है, शब्दार्थ थोड़ी हो सकता। इसलिए शब्दार्थ का विशेषण सगुणौ न सरसौ न बनाकर सगुणौ ही उचित है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली अदोसौ पर, सगुणौ पर और अनलंकृति पर। और इन विशेषणों से विशिष्ट जो शब्दार्थ है वह काव्य है। अनलंकृति में पुनः काव्य का जो स्थल है उसमें कहा गया है स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। एक उदाहरण देते हैं, यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव चैत्रश्छपास्ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। एक ऐसी नायिका है जिसका प्रियतम पूर्व में एक स्थल विशेष पर इसके साथ संयोग किया था। वर्तमान में उस नायिका का उसी प्रियतम से विवाह हो गया है और उस प्रियतम से पुनः संयोग करने की इच्छा जाहिर करते हुए अपनी सखी से एक बात कह रही है इस श्लोक के माध्यम से। तो इस श्लोक के माध्यम से उसका क्या अर्थ है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक शिला भट्टारिका लिखित है, ऐसा टीकाकारों का मत है। तो इस श्लोक का सबसे पहले अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद इसमें किस प्रकार स्फुटालंकार का अभाव है इस पर चर्चा करेंगे। नायिका कह रही है, यह कौमार हर, जिसने मेरे कौमार्य भाव का हरण किया था, अर्थात प्रथम संयोग जिसके साथ हुआ था स एव ही बरह, वह ही आज पति के रूप में मेरे सामने है। आज जो पहले मेरे कौमार्य का हरण किया था वही आज वर हो गया है। ता एव चैत्रश्छपा, और वही चैत्र की रात्रियां हैं जिन रात्रियों में पूर्व में संभोग हुआ था। तेच उन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीलाह। कदम्बादि जो पादप वृक्ष होते हैं उनसे बहने वाली जो वायु है वो कैसी हैं? प्रौढ़ाह, अत्यंत प्रौढ़ हैं, संदीप्त कर रही हैं, कामाग्नि को धधका रही हैं। और कैसी हैं वो?
उन्मीलित मालती स्वरभया, उन्मीलित तर विकसित मालती की सुगंधियों को, परागों को समेटे हुए जिन वायु में विकसित मालती की सुगंधियां बह रही हैं और अत्यंत प्रौढ़ हैं। चैत्र मास वसंत ऋतु होती है, सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है इत्यादि क्रियाओं में संलिप्त होने के लिए। तो एक चैत्र मास का एक प्रभाव होता है, उस मास में वास्तविक रूप से जो स्त्री पुरुष हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और ये चैत्र मास की घटना है, पूर्व में हुई थी, वर्तमान में अपेक्षा है इस नायिका को, और उसी की बात अपनी सखी से कर रही है। उसके बाद लिखा है सा चैवास्मि, और मैं वही हूं जो पहले उसके साथ संयोगावस्था को प्राप्त हुई थी। तथापि, फिर भी, तत्र, तत्र अर्थात इस स्थल पर, अस्मिन प्रसंगे, तुरत व्यापार लीला विधौ, तुरत अर्थात रति, रति क्रीड़ा जो है, रति सुरत व्यापार, रति क्रीड़ा की जो लीला है, उस लीला की विधि में चेतः समुत्कंठते, मेरा चित्त समुत्कंठित हो रहा है। पुत्र बेतसी तरुतले, बेत के वृक्ष के नीचे, बेतस लता होती थी। कुछ टीकाकार इसको बेत का पेड़ मानते हैं जो नदियों के किनारे होते हैं। कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? रेवा रोधसी, रेवायाः रोधसी अर्थात रेवा नदी के तट पर, रेवा अर्थात नर्मदा नदी। ये घटना उस स्थल की है और उस स्थल को आधार बनाकर नायिका अपनी सखी से कह रही है। और इस श्लोक से अत्यंत शीघ्र, बिना किसी अलंकार का अन्वेषण किए, बिना किसी अलंकार की तरफ बुद्धि जाए, अत्यंत शीघ्र शतपत्र पत्र भेदन न्याय जो है, उस आधार पर असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वेन अभिलाष नाम के विप्रलंब श्रृंगार की प्रतीति हो रही है। श्रृंगार के दो भेद माने हैं, संयोग और विप्रलंब। विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत 5 भेद माने गए हैं, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप। तो अभिलाषा है उस नायक से पुनः, जो इदानीं पतिरूपे प्राप्तः, पतिरूपे प्राप्तः तस्य शाकं पुनः संयोगकरणस्य इच्छा नायिकायाः मनसि तिष्ठति। तया इच्छया एव इदानीं स्वसखीं प्रति कथयति वाक्यमिदं श्लोक रूपेण। अत्र, यहाँ पर आचार्य मम्मट कहते हैं, अत्र स्फुटो न कश्चित् अलङ्कारः, अस्मिन् पद्ये कोऽपि अलङ्कारः स्फुटतया प्रतीतिपथं न अवतरति। कोई अलंकार यहाँ पर स्फुट अर्थात शीघ्र ही प्रतीति में नहीं आ रहा है। तो प्रतीति में क्या आ रहा है? रसस्य च प्राधान्यात् नालंकारता, रस की प्रधानता है, और रस की प्रधानता होने से जो अलंकार है वो स्फुट नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलंकार न होने से रस की प्रधानता है। और जो क्वापि पद का व्याख्यान है वो इस पद्य में संगत होता दिख रहा है। सामान्य रूप से यह अर्थ किया गया है। आचार्य विश्वनाथ इस मत में भी प्रतिपत्ति उत्पन्न करते हैं और कहते हैं यहाँ 2 अलंकार संभावित, 2 अलंकारों की प्रतीति हो रही है, और उन्होंने तो इस स्फुट रूप में ही मानकर इनके अलंकृति पुनः कापि विशेषण का खंडन किया है। ये कहते हैं 2 अलंकार हैं, एक विभावना, दूसरा विशेषोक्ति। दोनों अलंकारों का लक्षण समझ लेते हैं, उसके बाद सामान्य रूप से क्या, किस प्रकार इस पद्य में दोनों अलंकार हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इन दोनों अलंकारों की अस्फुटता कैसे है, स्फुटता का अभाव कैसे है, ये समझ लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी मम्मट के अनुसार। अब आचार्य विश्वनाथ का जब का साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो वहां भी समझ लेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने विभावना का जो लक्षण है, अलंकार का लक्षण, विभावना बिना हेतुर कार्योत्पत्ति ही यदुच्यते, अर्थात बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति। सामान्य रूप से एक गीत है, बिना पायल के बजे घुंघरू, पायल है नहीं, घुंघरू बज रहा है, पता नहीं किस आधार पे बज रहा है। तो
ऐसे स्थलों पर अ, विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर भी विभावना किस प्रकार होगी ये समझना भी अत्यंत आवश्यक है। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति विभावना होती है और कारण सत्वेपि कार्याभावः विशेषोक्ति। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति विभावना किस प्रकार है समझ लेते हैं। उत्कंठा कार्य हो रहा है, नायिका के चित्त में उत्कंठा हो रही है, उत्कंठ, और ये उत्कंठा अभिलाषा के रूप में है, और ये उत्कंठा तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी नया अनुभव लेता है, तब यह उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा के पीछे कारण क्या होता है? अनुपभुक्तता, किसी ऐसे विषय का होना जो कभी उपभोग नहीं किया है। परंतु यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, उपभोग पहले हो चुका है, और उपभोग का अभाव होने पर भी अनुपभुक्त रूप कारण सत्वेपि परिक अनुपभुक्त रूप कारणाभावेपि। अनुपभुक्त अर्थात उपभोग का अभाव, और उपभोग का अभाव ही है कारण, और उस कारण का अभाव होने पर भी उत्कंठा रूप कार्योत की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसे स्थल पर विभावना अलंकार होता है। दूसरा जो अलंकार है विशेषोक्ति, अखंडेषु कारणेषु फलावचः। अखंड अर्थात बहुत सारे कारण होने पर भी फल का कथन न होना विशेषोक्ति है। विशेषोक्ति कैसे है यहाँ पर? तो विशेषोक्ति का मतलब क्या है? कारण हो कार्य न हो। कारण क्या है यहाँ पर? उपभुक्त कारण है कि पहले उपभोग हो चुका है। तो जब पहले उपभोग हो चुका है तो क्या होना चाहिए? उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्कंठा हो रही है। तो अनुपभुक्त रूप कारण सत्वेपि अनुत्कंठा रूप कार्याभावः विशेषोक्ति। इस आधार पर यहाँ पर दो अलंकारों की संभावना की है। आचार्य मम्मट का मत है कि यहाँ पर दोनों ही अलंकार स्फुट नहीं है, और वास्तव में बहुत श्रम लग रहा है। 2-3 लाइनों को समझना पड़ेगा जो टीकाकारों ने दी हैं। अनुपभुक्त रूप कारणाभावेपि उत्कंठा रूप कार्योत्पत्ति विभावना। दूसरा है उपभुक्त रूप कारण सत्वेपि अनुत्कंठा रूप कार्याभावः विशेषोक्ति। इस मत को लगाएंगे, विभावना विशेषोक्ति को, लक्षण को समझेंगे, तो सामान्य रूप से यहाँ श्रम तो लग ही रहा है। तो किसी भी अलंकार की स्फुटता नहीं है, इस पूरे पद्य में किसी भी अलंकार की स्फुटता नहीं है। अन्य आचार्यों ने इस अलंकार को स्फुट इसलिए नहीं माना है क्योंकि ये आर्थ है, अर्थानुसंधान के बाद आ रहा है। ये इस अलंकार को स्फुट नहीं माना है। रस की प्रधानता है और विप्रलंभ का जो भेद है अभिलाष, वो यहाँ पर स्फुरित होता है। इस आधार पर अनलंकृति पुनः कापि इस विशेषण का समन्वय इस पद्य के माध्यम से काव्य लक्षण के शब्दार्थों का विशेषण बनाने के लिए किया गया। आसान भाषा में समझिए, अनलंकृति पुनः काव्य शब्दार्थों का विशेषण है। उसकी चरितार्थता किस आधार पर हो, ऐसा मन में रखकर आचार्य मम्मट ने यह कौमारहरः पद्य दिया, और इसमें अभिलाष नाम के विप्रलंभ का रूप बताया, और स्पष्ट रूप से कह दिया कि यहाँ पर कोई अलंकार स्फुट नहीं है और रस की प्रधानता है, इसलिए अलंकार का अभाव ही मान लीजिए, या स्फुट अलंकार का अभाव। दोनों ही आधार पर यहाँ पर जो मम्मट का काव्य लक्षण है पुनः काव्य, इसकी चरितार्थता सिद्ध होती है। अब मुझे लगता है इस काव्य लक्षण से संदर्भित किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं बची होगी। फिर भी यदि बचती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि न ही सर्वः सर्वम जानाति, ऐसा एक मुद्रा राक्षस में आया है कहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही सब कुछ जान ले ये बात मुश्किल है। यदि मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं पुनः अध्ययन करूँगा, और अध्ययन करने पर भी नहीं मिलेगा तो हम इस परंपरा से पढ़े हैं उन सम्मानित गुरुओं से उस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और फिर आपको बताएंगे। यही परंपरा है। कम जानने वाले को पढ़ाओ और ज़्यादा जानने वाले से पढ़ो। इतना ही फॉर्मूला अपनाइए जीवन में।
बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी विषय। अगर आप ज़्यादा जानते हैं किसी से तो वो बातें अपने से कम जानने वाले को बताओ, और कम जानते हो तो ज़्यादा जानने वाले से निरंतर सीखते रहो। जीवन जीने के लिए दो चीज़ें आप जान लीजिए, आत्मविश्वास और जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इन दोनों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के आधार पर आप इस संसार में नहीं जी सकते। तो कहते भले ही हैं कि आत्मविश्वास चला गया या आत्मसम्मान चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कार्य करिए। सकारात्मक कार्य करते समय किसी भी इन दोनों चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। इस आधार पर यदि बात करेंगे तो आप इस संसार में जी नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है। अध्ययन कर रहे हैं, करिए। और एक बात पहले ही आपको बता चुके हैं, जो लुभावने मटेरियल हैं, परीक्षाओं से संबंधित हो, चाहे साक्षात्कार से संबंधित हो, या काव्य शास्त्र को समझने से संबंधित हो, लुभावने मैटर आपकी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करा सकते। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, इतनी सारी किताबियाँ, एक एक ढेर किताबें पढ़ते हैं, दनादन 1000-2000 क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन लगाने का फल तभी है जब आप शास्त्र को शास्त्र की दृष्टि से पढ़ लें। हालांकि हम सरल करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको यह कक्षा अत्यंत उपयोगी लगे, तो इस आधार पर आप जो लुभावने मैटर हैं उनसे बच के रहिए, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। कठिन जरूर है, लेकिन सफलता का जो मार्ग होता है वो कठिन ही होता है। आगे बात करते हैं। मम्मट के अनुसार जो काव्य लक्षण है वो संपूर्ण हो गया है। इस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बात करते हैं। तद भेदान क्रमेण आह। तस्य भेदान तद भेदान, काव्य के भेदों को क्रमेण, क्रम से बताते। तो क्रम है उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहा है। आचार्यों ने उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहा है। का लक्षण किया है, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुधहि कथितः। अर्थात वाच्यात, वाच्य अर्थ की अपेक्षा, वाच्य अर्थ किसे कहते हैं? सीधा सीधा अर्थ होता है। गाय कहा तो शासनादिमत जो गाय का लक्षण है, उससे गाय का जो बोध होता है वही वाच्यार्थ है। वाच्य से व्यंग्य में क्या हो? अतिशयनी। व्यंग्य क्या हो? वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य चमत्कारकारी हो। क्या वृत्ति में संपूर्ण अर्थ कर दिया है। वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अतिशायी हो, उत्कृष्ट हो। इदम उत्तमम, इदम काव्यम उत्तमम भवति। कीदृशम काव्यम उत्तमम भवति? वाच्याद व्यंग्ये अतिशयनी, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में चमत्काराधिक्य हो। और उसी काव्य को बुधई ही ध्वनि ही कथितः, जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में चमत्कार अधिक होगा, उस काव्य को विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है, व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि। प्राधान्य का मतलब भी यही है, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य में चमत्कार अधिक। इदम लिखा है यहाँ पर, इदम का व्याख्यान नीचे वृत्ति में कर रहे हैं। इदमिति काव्यम, अर्थात इदम का अर्थ काव्य है। बुधई पद का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, बुधई ही वैयाकरणई ही। ध्वन्यालोक में कहा है बुधई ही काव्य तत्व विद्भि। यहाँ भी सामान्य रूप से एक प्रश्न कर ही देते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरव्यू में, कि काव्य प्रकाश निर्दिष्ट बुधई पद का क्या अर्थ है, अथवा ध्वन्यालोक निर्दिष्ट बुधई पद का क्या अर्थ है। तो आप दोनों में भ्रमित मत होइए। काव्य प्रकाश का बुधई ही वृत्ति के अनुसार वैयाकरणई ही से संबंधित है। ध्वन्यालोक निर्दिष्ट बुधई पद काव्य तत्व विद्भि से संबंधित है। आगे
बात कर रहे हैं ध्वनि। ध्वनि किसे कहा? तो जो व्याकरण वाले आचार्य हैं उन्होंने प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि इति व्यवहारः कृतः। अर्थात शब्दस्य ध्वनि व्यवहारः कुत्र मिलति? व्याकरण शास्त्रे। शब्द को ध्वनि के रूप में वहां पर कहा गया है। ध्वनियां दो बताई गई हैं, प्राकृत और वैकृत ध्वनि। जो प्राकृत ध्वनि है वो स्फोट की अभिव्यंजक ध्वनि मानी गई है। जब आप वाक्य पदीयम पढ़ेंगे तो वहां से ये सब चीज स्पष्ट होंगी। और जो वैकृत ध्वनि है वो क ख ग घ आदि जो वर्ण हैं, इन वर्णों की व्यंजक ध्वनि वैकृत ध्वनि मानी गई। तो सामान्य तौर पर व्याकरण शास्त्र के अनुसार शब्द को ध्वनि माना गया है। कैसा शब्द? प्रधान भूत जो स्फोट, स्फोटवाद व्याकरण सिद्धांत का अत्यंत प्रसिद्ध सिद्धांत है। प्रधान भूत जो स्फोट, और स्फोट रूप, क्या स्फोट किस रूप में है? व्यंग्य। और उस व्यंग्य का व्यंजक जो शब्द है, सामान्य शब्द ध्वनि नहीं है, स्फोट को अभिव्यंजित करने वाला जो शब्द है वह शब्द ध्वनि व्यवहार से जाना जाता है। स्फुट्यते अर्था अनेन इति स्फोटः, ऐसी स्फोट पद की व्युत्पत्ति मिलती है। तो स्फोट की मान्यता है, इसीलिए प्रधान रूप से स्फोट कहा गया है। प्रधान भूत स्फोट रूप, स्फोट रूप जो व्यंग्य है, वहां पर लिखा भी है स्फोटस्य अभिग्रहणे प्राकृत ध्वनिष्यते, इस प्रकार एक कारिका भी मिलती है। तो प्रधानभूत जो स्फोट है और स्फोट को व्यंजित करने का जो सामर्थ्य रखता है, ऐसा व्यंजक शब्द ही ध्वनि रूप में व्यवहृत किया गया है व्याकरण शास्त्र में। इसलिए बुधई पद का मतलब वैयाकरण ही होगा। ततः तस्मात् कारणात्, इस कारण से शब्द को ध्वनि व्याकरण में कहा गया है, उसी कारण के अनुसार तन्मतानुसार भी व्याकरण सिद्धांत के मत का अवलंबन करने वाले आनंदवर्धनाचार्य आदि जो काव्य परंपरा के महान आचार्य हुए हैं, अन्यैहि अपि न्यग्भावित, न्यग्भावित अर्थात अप्रधान कर दिया गया है, जिसमें न्यकृतः अप्रधानीकृतः वाच्य, वाच्यर्थ जहां पर अप्रधान कर दिया गया है। और व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य, व्यंग्य अर्थ को धारण करने वाला जो व्यंजन, व्यंग्य व्यंजक संबंध को जो धारण करता है, व्यंग्य व्यंजन क्षम मतलब सामर्थ्य को धारण करने वाला जो शब्दार्थ है, व्यंजक शब्द हो गया और व्यंग्य अर्थ हो गया है। ऐसे शब्दार्थ युगल में ध्वनि का व्यवहार बुधई अर्थात वैयाकरण ही, व्याकरण के मतानुयायियों ने किया है। शब्दार्थ को ध्वनि कैसे माना जाता है, इस विषय में जब ध्वन्यालोक पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे कि ध्वनि के 5 अर्थ होते हैं। 3 व्युत्पत्तियों से ध्वनि के 5 अर्थों की चर्चा ध्वन्यालोक में की गई है। ध्वन्यते यति ध्वनि, ध्वननम ध्वनि, ध्वनति इति ध्वनि। इन 3 व्युत्पत्तियों के आधार पर ध्वन्यते इति ध्वनि, व्यंजना व्यापार को ध्वनि कहा गया है। ध्वननम ध्वनि, यहाँ पर व्यापार को कहा गया है। ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, यहाँ पे शब्द और अर्थ को कहा गया है। इस प्रकार उस सिद्धांत को वहीं समझेंगे, यहाँ पर सामान्य रूप से समझिए। और उदाहरण भी दिया है, निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मिष्ट रागोधरो नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे पापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम्। कोई नायक है, उसने, कोई नायिका है सॉरी, उस नायिका ने अपनी प्रिय सखी को उस नायक को बुलाने के लिए भेजा, जो किसी कारण से इस नायिका से रुष्ट था। और वो जो सखी उस नायक को बुलाने गई और वहाँ
बुलाकर तो नहीं लाई और कह दिया वो आ नहीं रहे हैं और रमण करके चली आई, झूठ ही कह दी। ऐसा का प्रसंग है और इसी प्रसंग के अनुसार इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो जो जिस नायिका ने उस सखी को भेजा था वो इस प्रकार के वाक्यों का उपक्रम करते हुए उसे उलाहना दे रही है। निःशेषश्चित्तचन्दनं निःशेषेण च्युतं चंदनम स्तनतटम, स्तनों का चंदन विशेष रूप से छुट गया है। निर्मृष्ट रागो धरः, अधरस्य रागः निर्मृष्टः, अधर है उसका राग, उसकी लालिमा भी फीकी पड़ गई है। अनंजने नेत्रे दूरम, अंजन के अभाव से काजल भी नेत्रों से दूर हो गया है, अर्थात छुट गया है या पुछ गया है। और तन्वी, हे तन्वी, तव इयम तनु पुलकिता, तुम्हारा ये जो तनु है, शरीर है, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। दूते संबोधन है, मिथ्यावादिन भी संबोधन है, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे भी संबोधन है। हे दूती, कैसी दूती? जो मिथ्या बोल रही है, मिथ्या भाषण कर रही है। और कैसी है? बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, मित्र बंधुओं की पीड़ा को जो नहीं समझ सकती है, ऐसे झूठ बोलने वाली सखी। इतः पापीम स्नातुम गतासी, यहाँ से तुम बावड़ी नहाने चली गई। न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, अधम के पास नहीं गई। तो यहाँ पर नायिका ने इस प्रकार उस सखी को उलाहना दी है। ये जो संयोग से चंदन च्युत आदि की बात की गई है, ये पापी के स्नान से भी संभावित है। पापी के स्नान से भी इनका मिटना स्वाभाविक है। लेकिन जो चंदन है वो विशेष स्थल का छुटा है, राग भी अधर का फीका पड़ा है। तो ये जो कुछ बातें हैं, इस आधार पर यहाँ पर न पुनस्तस्याधिमस्यांतकम गतासी, उस अधम के पास नहीं गई। इसका विपरीत लक्षणा से अर्थ आएगा, तुम उस अधम के पास ही गई, पापी में स्नान करने के लिए नहीं गई। क्योंकि जितने भी लक्षण हैं उन लक्षणों से यही व्यंजित हो रहा है कि तुम रमण करके चली आई। अब यहाँ पर सामान्य रूप से लिखा भी है ना, अत्र तदंतिका में वरंतुम गतासी, उस अधम के पास तुम रमण करने ही गई थी। ऐसा कहाँ से आ रहा है? प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते, प्रधान रूप से अधम पद इस बात को व्यंजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो वाच्य है, वाच्य अर्थ क्या है? बापी में स्नान करने गई थी। और व्यंग्य अर्थ क्या है? उस अधम के पास रमण करने ही गई थी। तो वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ प्रधान है। व्यंग्य अर्थ प्रधान होने के कारण यह उत्तम काव्य का उदाहरण है और इसी को विद्वानों ने ध्वनि काव्य से अभिहित किया है। आज की कक्षा में हम काव्य लक्षण तथा काव्य भेद जो है, उत्तम काव्य है, उसके विषय में समझे। कल से हम एक बार फिर से उत्तम काव्य के लक्षण का उदाहरण में समन्वय करते हुए आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप समझिए, और किसी भी प्रकार का क्लेश है तो आप कमेंट में लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं। हम और सुधार और सरलीकरण की तरफ ध्यान देंगे, और इस आधार पर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अग्रिम कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।